साथियों नमस्कार। सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपन डिस्कस कर रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अपना वैक्सीन वाला चैप्टर। उसके साथ अपने वैक्सीन वाले चैप्टर में अपना आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उसमें अपन आज डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसको शॉर्ट में UIP कहते हैं, जिसका मीन्स होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ नवंबर 1985 को। अब इन स्लाइड में जो आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे, एग्जाम में सवाल आ चुका है। हर बार सवाल आते हैं कंप्यूटर एग्जाम में, कई बार वो पुटअप करते हैं नेशनल डे और यूनिवर्सल डे। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 मार्च। ये डेट का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस आपको याद रखना है 16 मार्च। ठीक है। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 10 नवंबर को। 10 नवंबर 1985 को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया। इसी के उपलक्ष्य में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और 16 मार्च अपना जो भारत में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को इसलिए मनाया जाता है कि जो फ्रंट वॉरियर हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए 16 मार्च की डेट गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। ठीक है। तो एग्जाम में इन दो को लेके क्वेश्चन आ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 2 डेट। 16 मार्च नेशनल और यूनिवर्सल वर्ल्ड वाइड इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर को। ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मैंने ये प्रीवियस में भी अच्छे से ब्रीफली डिस्कस कर रखा है। कौन सी वैक्सीन कब देते हैं, साइड रूट डिजीज को लेके मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पहली क्लास अपनी लेटेस्ट इम्यूनिटी शेड्यूल है, उसमें आप ब्रीफली डिस्कस किया अपन ने, आप देख सकते हैं। आज अपन एक सुपरफिशियली यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो शेड्यूल है, ये जो सारणी है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो कि 2023-24 को लागू किया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है। एट द बर्थ, जन्म के समय टीके कौन कौन से लगते हैं वो अपन देखते हैं। एट द बर्थ OPV की 0 डोज, BCG और हेपेटाइटिस बी। ठीक है। ये तो होगी वैक्सीन के नाम जो एट द बर्थ दी जाती है। इनकी डोज OPV 2 ड्रॉप्स, BCG 0.05 ml। अगर अपन 28 दिन के बच्चे को अगर BCG की डोज लगा रहे हैं तो BCG डोज होगी 0.05 ml। और अगर बच्चा 28 दिन के बाद अगर आपके पास आ रहे हैं और उसके वैक्सीन BCG नहीं लगे हैं तो डोज देंगे अपन 0.1 ml। हेपेटाइटिस बी की डोज 0.5 ml। ये देनी है आपको 24 घंटे के अंदर। ठीक है। रूट ये तो हो गया ओनली, OPV देंगे ओनली। ठीक है। BCG देंगे अपन इंजेक्टेबल, BCG अपन देंगे ID इंट्राडर्मल इंजेक्टेबल, और हेपेटाइटिस बी देंगे अपन IM। ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं साइट। ठीक है। साइट इसका हो गया माउथ और BCG का साइड हो गया लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म। और हेपेटाइटिस बी का जो साइट हो गया लेफ्ट थाई। ठीक है। अब इन वैक्सीन में डाइल्यूएंट की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? OPV को डाइल्यूट की जरूरत नहीं है, BCG को डाइल्यूट की जरूरत है। इनको डाइल्यूट किया जाता है नॉर्मल सलाइन में, और हेपेटाइटिस बी को भी डाइल्यूट की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये जो वैक्सीन है कौन कौन सी बीमारी से बचाती है? OPV बचाएगी पोलियो से। ठीक है।
BCG बचाएगी टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस, और हेपेटाइटिस बी बचाएगी हेपेटाइटिस बी की बीमारी से। ये देंगे अपन बच्चे को एट द बर्थ, अगर उसकी डिलीवरी कहां हो रखी है, हॉस्पिटल में। कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि अगर होम डिलीवरी हुई है तो कौन कौन सी वैक्सीन बच्चे को दी जाती है। ठीक है, तो होम डिलीवरी में हेपेटाइटिस बी की डोज नहीं दी जाती है, क्योंकि होम में हेपेटाइटिस बी की डोज नहीं होती है और ये अपन को 24 घंटे के अंदर देनी जरूरी है। ठीक है, लेकिन बीसीजी की अधिकतम जो सीमा है वो है 1 ईयर और ओपीयू की अधिकतम सीमा है वो है 15 डेज, तो अपन इनको हॉस्पिटल जाकर दे सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 6 वीक पर। 6 वीक पर क्या क्या देंगे? ओपीयू की फर्स्ट डोज, रोटा की फर्स्ट डोज, पेंटा की फर्स्ट डोज, FIPV की फर्स्ट डोज और PCV की फर्स्ट डोज। ठीक है, OPV 2 ड्रॉप्स होगी, रोटा जो होगी वो 5 ड्रॉप्स होगी। ठीक है, और पेंटा की जो डोज होगी 0.5 ml, PCV 0.5 ml, FIPV 0.1 ml। ठीक है, इनका रूट होगा, पेंटा का जो रूट होगा वो होगा IM, पेंटा IM, FIPV SC, PCV IM, और रोटा और OPV होगा ओरली। अब अपन साइड की बात करें तो पेंटा कब देंगे? लेफ्ट थाई, FIPV राइट अपर आर्म, और PCV राइट थाई। ठीक है, और रोटा देंगे ओनली और ओपीवी देंगे ओनली। डायल्यूएंट की बात करें अपन तो ओपीवी में डायल्यूएंट की जरूरत नहीं है, रोटा में डायल्यूएंट की जरूरत नहीं है, PCV में नहीं है, FIPV में नहीं है और पेंटा में नहीं है। तो 6 वीक की जो वैक्सीन होगी उनमें डायल्यूएंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कौन कौन सी बीमारी से बचाएगी? ओपीवी किससे बचाती है? पोलियो से बचाती है, ओपीवी बचाएगी पोलियो से। रोटा डायरिया से, पेंटा 5 बीमारियों से बचाएगा। 5 बीमारियों का नाम है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारियों से पेंटावैलेंट वैक्सीन अपन को बचाएगी। और FIPV पोलियो से और PCV न्यूमोकोकल निमोनिया से। ठीक है, अब अपन चलते हैं 10 वीक पे। 6 वीक पे 5 वैक्सीन दी जाती है, 10 वीक पे देंगे 3 वैक्सीन। ओपीवी की सेकेंड डोज, रोटा की सेकेंड डोज और पेंटा की सेकेंड डोज। ठीक है, ओपीवी डोज 2 ड्रॉप, रोटा 5 ड्रॉप या 2 ml और पेंटा 0.5 ml। रूट होगा रोटा और ओपीवी का रूट होगा ओनली 0.5 ml, पेंटा का रूट होगा IM। ठीक है, ओरल इसका जो साइड होगा माउथ और IM इसका साइड होगा पेंटा का लेफ्ट थाई। ठीक है, इसमें भी डायल्यूएंट की जरूरत नहीं होगी। और ये जो बीमारी से बचाएगी पोलियो और पेंटा जिसमें 5 बीमारी होती है उनसे बचाएगी, और रोटावायरस डायरिया से। 10 वीक पर जो 6 वीक पे लगे हैं 8 डिजीज वो 10 वीक पे लगेंगे, सेम एज 6 वीक।
फिर अपन चलते हैं 9 to 12 मंथ। 9 to 12 मंथ में कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी? MR फर्स्ट, FIPV की थर्ड डोज, PCV बूस्टर और विटामिन ए। ठीक है, MR की जो डोज होगी वो होगी 0.5 ml, FIPV की जो डोज होगी वो होगी 0.1 ml और PCV की जो डोज होगी 0.5 ml और विटामिन की जो डोज होगी वो होगी 1 ml, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 9 मंथ पर विटामिन ए की फर्स्ट डोज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 1 ml के अंदर। ठीक है, उसके बाद 8 से 9 डोज लगती है विटामिन ए की 5 साल तक, हर 6 महीने के गैप से, उसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगा जो कि 2 ml में होगा। रूट, MR का रूट हो गया राइट अपर आर्म, FIPV लेफ्ट अपर आर्म, PCV राइट थाई और विटामिन ए ओरली। यह शेड्यूल मैंने पूरा प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्रीवियस क्लास में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। लेटेस्ट इमेल शेड्यूल अपन यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें यह आ रखा है। ठीक है, साइट हो गई MR की, ये तो हो गई साइट। ठीक है, और इनका जो MR का जो रूट हो गया वो हो गया SC, FIPV का ID, PCV का IM और विटामिन ए का ओरली। ठीक है, अब इसमें डाइल्यूएंट की जरूरत पड़ेगी, MR के लिए डाइल्यूएंट की जरूरत पड़ेगी, बाकी वैक्सीन में डाइल्यूएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये हमेशा जीवन में याद रखिएगा, जो भी लिक्विड फॉर्म में वैक्सीन आती है उनमें डाइल्यूएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पाउडर फॉर्म में आती है उनमें डाइल्यूएंट की जरूरत पड़ेगी। अभी अपन आगे की डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वैक्सीन में डाइल्यूएंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये कौन सी बीमारी से बचाएगा अपन? MR मीजल्स रूबेला, MR मीजल्स रूबेला से बचाएगा, FIPV पोलियो से, PCV निमोनिया से और विटामिन ए रेटिना आंख संबंधी बीमारी से अपन को बचाएगा। फिर अपन चलते हैं 16 से 24 मंथ पर कौन कौन डोज लगती है? OPV की बूस्टर डोज, DPT की फर्स्ट डोज, MR की सेकेंड डोज और विटामिन ए की सेकेंड डोज। ठीक है, OPV 2 ड्रॉप। ठीक है, और DPT की जो डोज होती है वो होती है 0.5 ml, MR की 0.5 ml। ठीक है, विटामिन ए की 2 ml, जिसमें 2 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट होगा विटामिन ए की मात्रा। फिर अपन चलते हैं रूट की ओर, OPV ओरली, DPT IM, MR SC और विटामिन ए ओरली। ठीक है, साइड की बात करें अपन इसमें तो विटामिन ए और OPV के लिए ओरली माउथ से अपन देंगे इनको दवाई, और DPT की साइड हो गई अपनी लेफ्ट थाई और MR का राइट अपर आर्म। इसमें डाइल्यूएंट की जरूरत MR के लिए डाइल्यूएंट की जरूरत पड़ेगी, बाकी कोई भी वैक्सीन के लिए डाइल्यूएंट की जरूरत नहीं होगी। कब? 16 से 24 मंथ पर। यह कौन सी बीमारी से बचाएगा? मीजल्स रूबेला, ठीक है, पोलियो, OPV पोलियो से, और DPT डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस और विटामिन ए आंख संबंधी बीमारी से हमको बचाएगा। ठीक है, 5 साल पे चलते हैं अपन। 5 साल पे DPT की सेकेंड डोज और विटामिन ए की 9th डोज। DPT सेकेंड की डोज जो होगी 0.5 ml होगी और विटामिन ए की जो डोज होगी वो होगी 2 ml। ठीक है, इनका जो रूट होगा वो IM होगा DPT का, इसका ओरली। साइट इसकी होगी लेफ्ट थाई DPT की, और विटामिन ए की जो साइट होगी वो माउथ। इनमें डाइल्यूएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कौन सी बीमारी से बचाएगा? डिप्थीरिया,
पर्टुसिस, टिटनस, और विटामिन ए आंख संबंधी बीमारी से बचाएगा। फिर 10 साल पे टीडी और 16 साल पे भी टीडी, टीडी की फर्स्ट और सेकेंड डोज, ठीक है। डोज 0.5 ml, 0.5 ml, ठीक है। रूट होगा इसका IM, ठीक है। साइड होगी इसका अपर आर्म। जिस हाथ से बच्चा काम नहीं कर रहा वो हाथ पर लगाना है। नॉन डोमिनेंट हैंड, डायलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कौन सी बीमारी से बचाएगी? टिटनस और डिप्थीरिया, टिटनस और डिप्थीरिया, ठीक है। तो ये अपना हो गया लेटेस्ट नेशनल इमरजेंसी शेड्यूल 2023-24, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने 2023-24 में लागू किया है, ठीक है। ये अपने प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर रखा है, लेकिन आज के टॉपिक में आया है ना, तो अपन इसको सुपरफिशियली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझना हो, इसको याद करने की ट्रिक समझनी हो, तो आप प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते अपन आगे। मीजल्स, measles vaccine can be given between 6 to 9 months, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया। अपन यहाँ डिस्कस कर रहे थे जो मीजल्स जो वैक्सीन है वो कब लग रही है? 9 to 12 मंथ और 16 to 24 मंथ पे। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ कंडीशन में अपन इस मीजल्स को 6 to 9 मंथ पर भी दे सकते हैं। और वो कंडीशन कौन सी है? हाई रिस्क। जब बेबी हाई रिस्क में हो तब ये दे सकते हैं। और जब सस्पेक्टेड एंडेमिक एरिया है, जहां पर मीजल्स रुबेला जैसी बीमारी ज्यादा है, वहां पर भी अपन मीजल्स की डोज दे सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने बच्चे को 6 मंथ पर MR की डोज लगा दी है, क्या 9 to 12 मंथ पर लगानी है और 16 से 24 मंथ पर भी लगानी है क्या? जी हां, अगर आपने 9 से 12 महीने से पहले अगर मीजल्स की डोज दे दी है, उसके बाद भी आपको 9 से 12 और 24 से 16 मंथ पर लगानी है, ठीक है। लेकिन जब आप ये 9 माह से पहले लगा रहे हो तो वो डोज काउंट हो जाएगी कौन सी? MR की 0 डोज। और MR की फर्स्ट और MR की सेकेंड डोज आपको पता है। MR की 0 डोज किसे बोलेंगे? बिफोर 9 मंथ। और MR की फर्स्ट डोज 9 to 12 मंथ और सेकेंड डोज 16 to 24 मंथ। यह है ट्रिकी समझने लायक कि MR की 0 डोज कब लगती है, किन कंडीशन में लगती है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि MR की जो 0 डोज है वो 9 मंथ से पहले लगती है और कब लगती है? हाई रिस्क और सस्पेक्टेड एंडेमिक एरिया पर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो होगी स्पेशल कंडीशन जब MR की 3 डोज लगेगी, लेकिन फर्स्ट डोज को बोलेंगे हम 0 और फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। अदरवाइज रेगुलर में अपन को 2 डोज लगानी है MR की, जब हाई रिस्क नहीं हो और सस्पेक्टेड एंडेमिक एरिया नहीं हो। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन डिस्कस करते हैं डाइल्यूएंट के बारे में, ठीक है। डाइल्यूएंट, अगर वैक्सीन, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, अगर वैक्सीन लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी वैक्सीन लिक्विड फॉर्म में है तो उसको डाइल्यूएंट की जरूरत नहीं है, वो सीधी इंजेक्टेबल होगी या ओरली होगी, ठीक है। और जो पाउडर फॉर्म में है उनको डाइल्यूएंट की जरूरत है। अब डाइल्यूएंट 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल सलाइन और डिस्टल वाटर, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्टल वाटर की। डिस्टल वाटर, और वाटर में यह आ गया W। इस W को आप घुमा दीजिए, W को आप घुमाएंगे तो बन जाएगा M, ठीक है। और M पर कौन कौन सी वैक्सीन आती है? या तो आएगी MMR या MR। इन वैक्सीन को अपन डाइल्यूट करेंगे डिस्टिल वाटर में। इनके अलावा जितनी भी पाउडर फॉर्म में वैक्सीन आती है उनको अपन किस में डाइल्यूट करेंगे? नॉर्मल स्लाइन में। कंफ्यूजन की कोई नहीं होना चाहिए आपको, सीधा गणित है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये से ट्रिकी याद करने का, डिस्टिल वाटर
यहां से वाटर को डब्ल्यू को आप उल्टा कर दीजिए तो बन गया एम, और एम पर कौन सी वैक्सीन आती है, एमएमआर और एमआर। इन दो वैक्सीन को आप डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करेंगे। शेष जितने भी प्रकार की पाउडर फॉर्म वैक्सीन आती हैं उनको आप नॉर्मल सलाइन में करोगे। कौन कौन सी आती हैं, बीसीजी हो गया अपना, येलो फीवर, जेई और डेंगू वैक्सीन। ये जितनी भी वैक्सीन है इनको अपन नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करेंगे। आप तो बस ये याद रखिए कि डिस्टिल वाटर से सिर्फ एक ही वैक्सीन डाइल्यूट होती है और उसका नाम है एमएमआर, ठीक है। शेष जितनी पाउडर फॉर्म आएगी वो सारी की सारी नॉर्मल सलाइन के अंदर डाइल्यूट होगी। एक नोट है, वैक्सीन अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म देन नो नीड डाइल्यूट। मैंने अभी आपको बता दिया उससे पहले कि जो वैक्सीन लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है उनको डाइल्यूट की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे ही बच्चों को इंजेक्टेड होगी या ओरली होगी, जिस फॉर्म में भी होगी वो जिस रूट से होगी हो जाएगी, उनको डाइल्यूट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपने डाइल्यूट को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। अब अपन बात करते हैं डिलेड इम्यूनाइजेशन। अपन ने ये डिलेड इम्यूनाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो हो गया टाइमली इम्यूनाइज शेड्यूल कि भाई 6 वीक पे ये लगाना ही है, 10 वीक पे ये लगाना ही है। अब जरूरी नहीं है कि 100% जो आबादी होती है, 100% जो बच्चे होते हैं वो टाइमली वैक्सीन लगाते हैं, नहीं है। फील्ड में भी आप देखते होंगे वैक्सीन नहीं लग पाती है टाइम पे। इनकी एक डिलेड सीमा निश्चित होती है कि कब तक इनको अपन लगा सकते हैं, कि कितनी अधिकतम समय तक इनको वैक्सीन को अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं डिलेड में सबसे पहले वैक्सीन बीसीजी का डिलेड जो होता है वो होता है अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, 1 साल तक अपन बीसीजी की वैक्सीन लगा सकते हैं डायरेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, या मैंने डायरेक्ट इसलिए यूज किया है कि 1 साल तक के बच्चे को अपन डायरेक्ट बीसीजी की वैक्सीन लगा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 1 साल से ज्यादा हो गया तो बीसीजी की वैक्सीन उसको अपन नहीं लगाएंगे लेकिन नहीं लगाएंगे डायरेक्ट रूप से, अपन नहीं लगाएंगे, अपन लगाएंगे उसको इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्ट रूप से कैसे, कि अगर बच्चा 1 साल से ज्यादा है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे। ये टीबी के लिए किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तब तो वैक्सीन लगानी है ही नहीं। क्यों, वैक्सीन क्या है, प्रिवेंशन है, बीमारी होने से पहले दी जाती है, तो ये प्रिवेंशन है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन बीमारी हो गई है तब तो वैक्सीन लगानी नहीं है आपको, ठीक है। तो पहले अपन मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे, उसके बाद अपन बीसीजी की डोज बच्चे को लगाएंगे, ठीक है। कब लगाएंगे, अगर मॉन्टेक्स नेगेटिव आता है तो, पॉजिटिव आता है तो बीसीजी डोज नहीं लगाएंगे। और अगर बच्चा 1 साल के अंदर है तो मॉन्टेक्स टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहे हैं डोज को लेके। 1 साल तक अगर बच्चा 0 से 28 दिन का है तो जो बेसिक डोज होगी 0.05 ml। हर बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। और 28 दिन से लगाकर 1 साल का जो बच्चा होता है उनको अपन लगाएंगे 0.1 ml। तो इसकी जो अधिकतम सीमा क्या होगी, डिलेड इम्यूनाइजेशन अधिकतम जो सीमा होगी बीसीजी की होगी 1 ईयर, 1 साल तक अपन बीसीजी डोज लगा सकते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं ओपीयू की 0 डोज। ओपीयू की 0 डोज अपन कब लगा सकते हैं, ओपीयू की 0 डोज अपन लगा सकते हैं जन्म से लगाकर 15 दिन के अंदर। अगर किसी बच्चे को जन्म पर या 1 दिन या 24 घंटे तक ओपीयू की 0 डोज नहीं मिली है तो अपन उसको अधिकतम 15 दिन के अंदर लगा सकते हैं। 15 दिन से अगर ज्यादा हो गया फिर नहीं लगाना है, फिर अपन चलेंगे 6, 10 और 14 वीक्स पर ओपीवी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज, ठीक है। ये आ गया ओपीवी अपना, ओपीवी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और बूस्टर, ठीक है। तो इनकी जो अधिकतम सीमा है वो होगी अप टू 5 ईयर,
2 बूंद जिंदगी की 5 साल तक। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि ओपीवी की 0 डोज छोड़ के अन्य शेष डोज अपन 5 साल तक लगा सकते हैं। ठीक है, ओपीवी की 0 डोज को छोड़कर अन्य जो 4 डोज होती है वो अपन 5 साल तक लगा सकते हैं, 2 बूंद जिंदगी की 5 साल तक। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की जो अधिकतम जो समय सीमा होती है वो होती है 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर बच्चे को हेपेटाइटिस बी की अगर डोज नहीं लगे है फिर आपको नहीं लगानी है। इसकी जो अधिकतम सीमा भी यही है, या तो जन्म पर ही लगा दो या 24 घंटे के अंदर लगा दो। 24 घंटे के अंदर भी नहीं लगते हैं तो आपको लगाना नहीं है। ठीक है, फिर वो 6, 10 और 14 वीक पे पेंटा के अंदर हेपेटाइटिस बी की डोज आ जाएगी। फिर अपन डिस्कस करते हैं आईपीवी। आईपीवी की 1st, 2nd और 3rd डोज कब तक लगती है? 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक। ध्यान नहीं दे रहे हो, मैंने गलत बोल दिया। 6 वीक और 14 वीक और 9 to 12 मंथ। ठीक है, ये लगती हैं। अब इन टाइम पर अगर FIV डोज नहीं लगती हैं तो इनकी अधिकतम सीमा क्या है? अप टू 1 ईयर। 1 साल तक आप FIV डोज 3 डोज आप कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते अपन बात डीपीटी में। डीपीटी की डोज अपन कब तक लगा सकते हैं? 7 ईयर तक, 7 साल तक अपन ये डोज लगा सकते हैं। ठीक है, और डीपीटी की 1st डोज कब लगती है? 16 से 24 मंथ, और 2nd डोज लगती है 5 साल पर। लेकिन अधिकतम सीमा क्या होगी इसकी? अपन क्या पढ़ रहे हैं? डिले इम्यूनाइजेशन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। कोई बच्चा है जो आपके पास आया है 6 मंथ पे, आज तक उसने वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली, ना जन्म पे ली है ना अभी तक ली है। ठीक है, ऑप्शन में ये सब आ गए अपने, BCG, हेपेटाइटिस बी और डीपीटी। डीपीटी और विटामिन ए। ठीक है, और पीसीवी, पेंटा और जेई। एग्जाम ऐसे आएंगे, नो ऑप्शन दे देगा आपको। और फिर अब आपको यहां डिसाइड करना है कि 6 मंथ पर बच्चा आया है तो उसको कौन कौन सी वैक्सीन अपन लगा सकते हैं। 6 मंथ पर अगर बच्चा है तो उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं? तो कौन कौन से लगा सकते हैं? अपन लगा सकते हैं BCG की, क्योंकि अधिकतम सीमा क्या है? 1 ईयर है। हेपेटाइटिस बी की डोज अपन नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया? विदिन 24 आवर्स। डीपीटी लगेगी नहीं, वो कब लगेगी? 16 वीक से बाद में। और विटामिन ए भी नहीं लगेगी, ये 9 मंथ पर लगती है। और पीसीवी लग जाएगी, पेंटा लग जाएगी और जेई नहीं लगेगी। तो आपको ऑप्शन में क्लिक करना है। 1 नंबर वाली लग जाएगी, ठीक है, सी वाली 5 नंबर वाली लग जाएगी, और 6 नंबर वाली और 6 नंबर। ये 3 वैक्सीन बच्चे को लग जाएगी अगर बच्चा आपके पास पहली बार आ रहा है तो। बस आपको डिलेड इम्यूनिटी याद करना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर अपन बाहर चलते हैं रोटा वायरस। रोटा वायरस अपन कब देते हैं? 6, 10 और 14 वीक पे। ठीक है, 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह पे, जिसकी अधिकतम सीमा क्या होती है? अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर, 1 साल तक अपन डोज दे सकते हैं। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वायरस, ये भी अपन 5 साल तक दे सकते हैं। मीजल्स की बात करें अपन, ये भी अपन 5 साल तक लगा सकते हैं। विटामिन ए 5 साल तक, क्योंकि विटामिन ए शुरू कब होता है? 9 माह से, और 9 माह के बाद हर 6 महीने के अंतराल में 5 साल तक कुल 9 डोज होती हैं। और अगर बच्चा 6 साल का हो जाता है फिर नहीं लगानी है, बस 5 साल के अंदर अंदर ये सारे डोज लग जाने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने डिलेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन डालता हूं, अगर बच्चा आपके पास सीधा 5 साल पर आता है, 5 साल पे कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? 5 साल तक उसने कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई है, तो 5 साल पर कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? विटामिन ए की डोज देंगे अपन। मिजल्स भी लगा सकते हैं, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस लगा सकते हैं, रोटा नहीं लगा सकते हैं, अप टू 1 ईयर। ठीक है,
और क्या लगा सकते हैं, डीपीटी लगा सकते हैं और पोलियो की डोज पिला सकते हैं 5 साल। इसके अलावा अपन कोई भी वैक्सीन की डोज नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन सी कंडीशन में वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, क्या उस कंडीशन में वैक्सीन लगाने से ये सारी अपन को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेगनेंसी की। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको लाइव वैक्सीन नहीं लगानी है। प्रीवियस क्लास में अपन ने लाइव और किल वैक्सीन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेट है प्रेगनेंसी के लिए। और प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन लगती है, डीटी की वैक्सीन लगती है, डिप्थीरिया टिटनस, जो कि क्या है, किल्ड वैक्सीन है। और किल्ड वैक्सीन ऑलवेज इंजेक्टेबल, ये आप याद कर लीजिएगा, जितने भी इंजेक्टेबल वैक्सीन होती है हमेशा वो किल्ड फॉर्म में ही होती है, किल्ड वैक्सीन ही होती है, ठीक है। तो किल्ड वैक्सीन सेफ और ये होगी अनसेफ, कॉन्टेंट लगाने ही नहीं है, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्सिस, अगर किसी बच्चे या महिला को अगर प्रीवियस में एनाफाइलेक्सिस की हिस्ट्री है, वैक्सीन लगाने से कोई रिएक्शन की कोई घटना हो रखी है, तो उनको भी वैक्सीन नहीं लगानी है, किसी भी प्रकार की नहीं लगानी। अगर किसी को एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो रखा है पहले। हिस्ट्री ऑफ फीवर, अगर फीवर की हिस्ट्री है या प्रेजेंट में फीवर है तो भी वैक्सीन नहीं लगानी है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एग एलर्जी, हिस्ट्री ऑफ एग एलर्जी, अगर किसी भी बच्चे को या महिला को या किसी भी इंडिविजुअल को अगर अंडे से अगर एलर्जी है तो उनको यह सारी वैक्सीन नहीं लगानी है। इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर, रेबीज, मिजल, है ना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आ रखा है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर प्रेजेंट में उस बच्चे को या महिला को या इंडिविजुअल को एक्टिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज है या उसके सिम्टम है तो डीपीटी वाली वैक्सीन नहीं लगानी है। इसको अपन करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेट, जिसको नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी है या प्रेजेंट है बॉडी में एक्टिव है तो उसको डीपीटी वाली वैक्सीन नहीं लगानी है। ये हो गया अपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब अपन बात करते हैं AEFI, है ना। AEFI का फुल फॉर्म होता है, इस वाला पिछले 2000 वाला CHO एग्जाम नहीं, 2021-22 वाले CHO एग्जाम में AEFI की फुल फॉर्म को लेकर क्वेश्चन आ रखा है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडवर्स इवेंट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये इसकी होगी फुल फॉर्म। कोई वैक्सीन लगाने के बाद उसके जो रिएक्शन हुई या नहीं हुई है वो कहलाएंगे AEFI। कई बार पर सुनते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद बच्चे को बुखार आता है या उसको अल्सर हो गए हैं या छाले हो गए या फोड़े फुंसी हो गई या उसका इचिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, तो ये सारे जो भी इवेंट है ये कहलाएंगे क्या, AEFI, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं कौन सी वैक्सीन से कौन से AEFI होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। कि अगर किसी बच्चे को अपन ओपी की डोज पिलाते हैं तो ओपी की डोज किसी बच्चे को क्या रिएक्शन कर सकती हैं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। कि अगर अपन किसी बच्चे को ओपीवी पिलाते हैं तो अगर किसी बच्चे में अगर ओपीवी रिएक्शन करता है, एडवर्स इवेंट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन अगर रिएक्शन करता है तो उस बच्चे में पैरालिसिस होने से पूरे चांस है, ठीक है। अगर ये हो गया रिएक्ट, जैसा कि अपन जानते हैं ये पोलियो से बच्चे को बचाएगा, पोलियो में क्या होता है, पैरालाइज कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये पैरालाइज कर सकता है अगर किसी बच्चे को हो रखा है। अगर BCG अगर किसी बच्चे को अगर लगा रहे हैं और वो रिएक्शन होती है तो रिजल्ट क्या आएगा, TB या डेथ, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की बच्चा मर भी सकता है। इसमें TB तो होगी लेकिन इसमें बच्चा मर भी सकता है, इसमें तो मर नहीं सकता, इसमें पैरालाइज हो रहा है। अगर हेपेटाइटिस B के लगा रहे हैं तो एनाफाइलेसिस वाली कंडीशन हो जाएगी, जैसे इचिंग, रेडनेस, बेंडिंग, स्वेलिंग, ये सारी कंडीशन हो जाएगी। और अगर DPT वैक्सीन लगा रहे हैं और बच्चे को रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कंज्यूमर क्राई, लगातार बच्चा रोएगा, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। अपन ने क्या डिस्कस किया अभी कॉन्ट्रा इंडिकेट में कि DPT को कॉन्ट्रा इंडिकेट करना कब, जब बच्चे को या किसी इंडिविजुअल को
नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारी हो तो, ठीक है। और अगर ये अपन किसी को लगा देंगे तो ये क्या मतलब रिएक्शन करेगा, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, एनाफाइलिसिस, हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक मतलब आप किसी को स्टिमुलेट देंगे तो बच्चा स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। और हाइपर रिस्पॉन्सिव एपिसोड, उसको ताने जैसी बीमारी भी हो सकती है अगर उसको डीपीटी क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। कॉमन बात है, अगर डीपीटी रिएक्ट करेगा तो कहां पर अटैक करेगा, नर्वस सिस्टम पे, और नर्वस सिस्टम पर रिएक्ट करेगा तो बच्चे को क्या आएंगे, बार बार एपिसोड, ताने दौरे जैसे गंभीर परिणाम बच्चे को डीपीटी की रिएक्शन से आ सकते हैं। अब बात करें अपन टीडी, टीडी क्या, टीडी के रिएक्शन से क्या हो सकता है, ब्रोंकाई न्यूरोडाइटिस, फेफड़े संबंधी बीमारी हो सकती है, और एनाफाइलिसिस। एनाफाइलिसिस तो कॉमन है, ये सब में होगा ही होगा। ये सारी घटना होने के बाद ये सारे परिणाम आते रहेंगे। रोटावायरस, रोटावायरस से इंडोसक्सेडेनम, ठीक है। इसका मीन्स होता है जो अपनी इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट ऑफ सेकम वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंफ्यूज हो जाएगा, जिससे कि डायरिया जैसी कॉमन चीज हो सकती हैं। और रोटावायरस के जो मेन फंक्शन है क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम डायरिया। और अगर ये भी रिएक्शन करे तो डायरिया हो जाएगा। जिस प्रकार अपन ने क्या पढ़ा, बीसीजी, बीसीजी किससे बचाता है, टीबी से, और अगर ये रिएक्शन करता है तो क्या हो जाएगी, टीबी। मीजल्स, अगर रिएक्शन करता है बच्चे को तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये अपन आने वाली क्लास में डिसऑर्डर में डिस्कस करेंगे कि कौन सा सिंड्रोम, इसमें क्या क्या होता है, इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं। और अगर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा कौन सा अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, इन्फ्लुएंजा बहुत लाइव एंड किल्ड। अगर इन्फ्लुएंजा किल्ड वाला अगर रिएक्शन करता है तो ग्लूरिन बैक सिंड्रोम, ये भी अपन आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे। ये भी एक डिसऑर्डर है सिंड्रोम का, इसमें क्या होता है अभी अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। वेरेसिला, चेचक का वायरस है ना, चिकन पॉक्स वाला, ये फेब्रिल सीजर, ताना जैसी समस्या पैदा करेगा अगर ये रिएक्शन हो गया किसी बच्चे को, तो उसको समय समय पर एपिसोड आते रहेंगे, ठीक है। तो अपन ने डिस्कस कर लिया है कि AEFI से कौन सी वैक्सीन से कौन सी रिएक्शन से क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। एग्जाम में इस बार एक सवाल तो ये आ रखा है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म को लेकर सवाल आ रखा है। एक नोट आप याद रखिएगा कि अगर वैक्सीनेशन साइट पर कोई भी बच्चा आता है तो वैक्सीन लगने के बाद आप उसको कीप 30 मिनट वेट, उसको आप अपने सामने बैठाए रखें फॉर ऑब्जर्वेशन एनी AEFI या रिएक्शन। 30 मिनट तक बच्चे को अपने सामने बिठाए रखना। ऐसा नहीं कि बच्चे को टीका लगाए और घर भेज दिया। 30 मिनट तक टीका लगाने के बाद बच्चे को अपने सामने बिठाए रखना है। क्या उसको कोई वैक्सीन रिएक्शन हो रही नहीं हो रही है, तो ये इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है और 30 मिनट के बाद उसको भेजना है, ठीक है। अगर आपने हाथों हाथ भेज दिया और घर जाते ही उसको ये सारी कंडीशन होगी तो उसके जिम्मेदार अपन हो सकते हैं। तो ये सारी इसके जिम्मेदार नहीं बने, इसलिए अपन को बच्चे को इंस्टीट्यूट में रखना है ताकि उसको इनके प्रति हाथों हाथ सारे जो भी जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं उसको मिल जाएं और उसको सिंड्रोम और ज़्यादा बीमारी नहीं हो। धन्यवाद दोस्तों, आज अपन ने वैक्सीन के बारे में डिस्कस किया।